नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 29 नवंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे NRIC के बारे में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कैसे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रोसेसेस का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, डेमोक्रेसी में शामिल हो रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, तो डिटेल से जानेंगे। तीसरे नंबर पे देखो, इलेक्शन से पहले फ्रीबीज वाली स्कीम चलाना, जैसे फ्री कैश असिस्टेंस, क्या ये वोटर मैनिपुलेशन नहीं है? तो इससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज आज द हिंदू के हैं। उससे पहले कोट देख लेते हैं। ही हु नोज डज नॉट स्पीक, ही हु स्पीक्स डज नॉट नो। कोट का मतलब देखो ये है कि वो इंसान जो सच में किसी चीज का ज्ञान रखता है ना, वो उस ज्ञान को दिखाने की ना जरूरत नहीं महसूस करता, जबकि वो इंसान जो बोलता बहुत है, अपने आप को ज्ञानी दिखाता है, असल में देखो उसके पास में सच्चा ज्ञान होता ही नहीं है। देखो ये जो कोट है ना, ये एक प्रकार से ना एक तरफ विजडम और एक तरफ इग्नोरेंस, दोनों के बीच में ना फर्क समझाता है। जो ट्रू विजडम है ना, असली बुद्धिमत्ता, असली जो विजडम है ना, वो ह्यूमिलिटी में आती है, वो साइलेंस में आती है, साइलेंस में दिखाई जाती है। जबकि इग्नोरेंस जो है ना, वो आती है शो ऑफ से। वो लोग जो अपनी नॉलेज का ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, असल में ज्यादातर केसेस में आपको ना उनके अंदर विजडम कम दिखेगी। इस कोट को ना आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक जो सच्चा साइंटिस्ट या फिर सच्चा स्कॉलर है ना, वो अपने थ्योरीज को एविडेंस और प्रैक्टिस से प्रूव करेगा, ना कि ना चिल्ला चिल्ला के देखो मेरी थ्योरी सही है। वो एविडेंस देगा कि देखो मेरी थ्योरी सही है, समझे। लेकिन देखो जो नॉलेज सुपरफिशियल होती है ना, वो प्रूफ नहीं देगा क्यों जो मैं बात रख रहा हूं वो सही है। वो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाएगा, देखो मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात ये है। कहते हैं ना, जब किसी के पास में सब्सटेंशियल आर्गुमेंट्स नहीं होते ना, तो उसकी आवाज तेज हो जाती है। अगर किसी के पास में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है ना, तो वो बिल्कुल पोलाइट वे में भी धीरे धीरे भी अपनी बात रख सकता है। अक्सर हम देखते हैं जो असली लीडर्स हैं ना, वो अपने काम से बोलते हैं, ना सिर्फ अपनी स्पीचेस से। और प्रोफेशनल लाइफ में भी देखो, एक अच्छा प्रोफेशनल जो है ना, अपने ज्ञान को दिखाने के बजाय अपने काम के जरिए प्रूव करता है कि देखो मैंने सीखा है। लेकिन देखो आज सोशल मीडिया का युग है। आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया में आप बहुत बड़े बड़े ओपिनियन और सुपरफिशियल नॉलेज देखोगे। इनसे ना बस लोग दिखाना चाहते हैं, असल में उन्हें कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये पूरा कोट हमने डिस्कस किया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेंसस 2025 कैसे एक शुरुआत है कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री की। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से, पॉपुलेशन वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ना आप सेंसस और एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो जान लीजिए। देखो सेंसस वैसे हर 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है, और इस बार का जो सेंसस है वो कोविड की वजह से डिले हो गया, और अब सेंसस कंडक्ट होगा 2025 में, यानी अगले साल। सेंसस में ना देश की जनता के बारे में ना बेसिक डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। जैसे आपको बताऊं सेंसस में कैसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। नाम, जेंडर क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन लेवल कैसा है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो सेंसस के थ्रू यानी जनगणना के थ्रू इकट्ठी की जाती है। लेकिन देखो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो देखो 2025 के सेंसस के अंदर ना एक अलग से एक्सरसाइज के रूप में किया जाएगा। ये एनपीआर एक कदम आगे जाता है। क्या मकसद है एनपीआर का, जो सेंसस 2025 के साथ ही कंडक्ट किया जाएगा? इसका मकसद देखो ये है, देश में ना एक डेटाबेस बनाना। किनका डेटाबेस? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को देश में अलग करना। देखो हमारे देश में जो लोग रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे हमारे देश के सिटीजन हैं, नहीं।
बहुत सारे नेपाल के लोग हमारे देश में रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, भूटान के लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो रेजिडेंट तो हैं, देश में रह रहे हैं, लेकिन देश के नागरिक नहीं है। अभी ना हमारे पास में कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ही नहीं है कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है। मतलब एक जगह पे सारा डेटा इकट्ठा नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस नहीं है। तो इसी वजह से अगले साल जो सेंसस कंडक्ट होगा ना, सेंसस 2025, इस सेंसस के अंदर ही एक अलग से एक्सरसाइज होगी एनपीआर, जिसका मकसद होगा सिटीजन्स का और नॉन सिटीजन्स का अलग से डेटाबेस बनाना। ये जो एनपीआर है ना, वो तो सिर्फ देखो एक फाउंडेशनल स्टेप है। अल्टीमेटली जो ये डेटाबेस बनेगा उसका नाम होगा NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। क्या होगा नाम? नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। NRIC का देखो फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंसस के डेटा को रिफाइन करके एक ऑथेंटिक वेरीफाइड सिटीजन रजिस्ट्री तैयार करना, जिसके बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ना प्रोसेस बताता हूं कैसे ये जो रजिस्ट्री है वो तैयार होगी। सबसे पहले देखो, सेंसस के दौरान ना डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन होगा, जो मैंने आपको बताया, नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले ऐसा डेमोग्राफिक डेटा कंपाइल होगा। दूसरे नंबर पे ना उस डेटा को बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स के साथ में क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा जैसे आधार के रिकॉर्ड्स है ना, वैसे ही डेमोग्राफिक डेटा को बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स के साथ में क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। और सबसे लास्ट में पब्लिक ऑब्जेक्शंस और वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो गलत थे, उनको गलती से इंक्लूड कर लिया गया या फिर गलती से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ऐसे लोगों को ना मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख के पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए पूरी प्रोसेस जो है वो ओपन की जाएगी। समझे? तो ये पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन फायदे क्या होंगे? देखो, NRIC का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने तक सीमित नहीं है। ये एक सिटीजनशिप वेरिफिकेशन सिस्टम है, जो देखो हमारे देश की गवर्नेंस के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक रीढ़ की हड्डी होगी। कभी भी जल्दी से ये पहचानना है ये देश का नागरिक है या नहीं है, कंप्यूटर में डाला और पता लग गया ये देश का नागरिक नहीं है। मतलब देश की सिक्योरिटी के लिए, कल को देखो इलीगल माइग्रेशन होता है या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड जैसी चीजें होती हैं, तो उनको एड्रेस किया जा सकता है इस NRIC की सहायता से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो NRIC है ना, इंश्योर करेगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स का लाभ है ना, सिर्फ एलिजिबल लोगों तक पहुंचे और फ्रॉड ना हो, जो लीकेजेस हो जाती हैं वो ना हो। तीसरे नंबर पे फ्रॉड प्रिवेंशन। कई बार देखो लोग ना फेक आइडेंटिटीज का सहारा लेते हैं, डुप्लीकेट आइडेंटिटीज का सहारा लेते हैं, तो उन चीजों को भी एड्रेस किया जा सकता है इस NRIC की सहायता से। मतलब ये सारे फायदे हैं, नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी फ्री फ्रॉड को रोकना, डुप्लीकेशन को रोकना, और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ जो है सही लोगों तक पहुंचे, ये सब फायदे होंगे। NRIC का जो प्रोविजन है ना, ये देखो सिटीजनशिप एक्ट में किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ना एक्ट का सेक्शन 14A है। सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 14A में ये बोला गया है, हर सिटीजन की जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी है, और हर एक सिटीजन को एक ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशू करना मैंडेटरी है। तो इसी प्रोविजन के तहत NRIC का जो काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। और देखो ये जो आइडिया है ना कि सिटीजन्स का एक डेटाबेस होना जरूरी है, ये आइडिया देखो 1951 के सेंसस के बाद आया था। जब इंडिया नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय यह महसूस हुआ था कि अपने लोगों का ना एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन बाद में देखो इस आइडिया को किसी ने हवा नहीं दी। लेकिन 1999 में जब कारगिल वार हुआ ना, उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने इस जरूरत को हाईलाइट किया था, क्योंकि कारगिल वार में आपको याद होगा इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए थे, घुसपैठिए बाहर से। तो सुब्रमण्यम कमेटी ने बोला था कि सिटीजन्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होना जरूरी है, ताकि हम सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में फर्क महसूस कर सकें।
तो फाइनली देखो अब जाके इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर हमारे पास आधार तो ऑलरेडी है, फिर NRIC की क्या जरूरत है? देखो दोनों के बीच में काफी फर्क है। आधार ऑलरेडी है, लेकिन आधार सिर्फ 12 अंकों का ना एक आइडेंटिटी वेरीफाई करने का सिस्टम है। आधार तो रेजिडेंट्स को भी इश्यू हो जाता है, आधार सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। यूं मान सकते हो आधार और NRIC दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि आधार जो है वो इसकी अप्रोच ज्यादा इंक्लूसिवनेस की होती है कि हाँ जो रह रहा है उसको इशू कर दो ताकि उसकी पहचान हो सके कि वो बंदा है कौन या बंदी है कौन। लेकिन NRIC ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होगा। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। NRIC क्या होगा? ये सिटीजन प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ है। इसके बाद आर्टिकल में बताए जाते हैं लेसन्स। असम में ना 2019 में NRC को अपडेट करने की जो प्रोसेस है ना वो खत्म हुई। लेकिन देखो असम में NRC को जो अपडेट किया गया ना वो तो असम अकॉर्ड 1985 में जो साइन हुआ था उसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को, स्पेशली जो बांग्लादेश से लोग आए थे इलीगली, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कोशिश थी असम में NRC को अपडेट करना। तो जब ये अपडेशन हुआ ना, जब ये रिलीज हुई फाइनल रिपोर्ट, तो पाया गया कि बहुत सारे लोग जो है ना एक्सक्लूड हो गए हैं। वो लोग जो अपने सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रूव नहीं कर पाए। ये पर्टिकुलरली देखो रूरल इलाकों में हुआ जहां पे थोड़े कम एजुकेटेड कम्युनिटीज रहती थी, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था अपने सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देना, प्रूव करना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना क्रिटिसिज्म हुआ इस पूरी प्रोसेस का। इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ कि काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, मतलब बहुत स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया था। तो काफ़ी लोगों के पास ना अपने पूर्वजों के पुराने डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी सामने आए। एक्सक्लूजन की वजह से लोग अपने घर और नेशनैलिटी के लिए काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगे कि यार ऐसा तो नहीं होगा हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। देखो असम में NRC को प्रोसेस को ना बहुत छोटे स्केल पे इंप्लीमेंट किया गया था, बावजूद इसके इतने चैलेंजेस सामने आए और काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन पूरे देश में जब NRIC को अपडेट किया जाएगा ना, बनाया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस को, तो फिर देखो प्रोसेस पूरी स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है, अदरवाइज डिजास्टर हो जाएगा, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद देखो एक और कंसर्न है डेटा प्राइवेसी का। आधार केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन देखो NRIC का जो स्कोप है ना वो बहुत बड़ा है, और इस वजह से भी ना फियर पैदा होंगे कि इतने सारे लोगों का डेटा अगर चोरी हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या होगा। NRIC वालों का डेटा अगर चोरी हो गया फिर तो देखो आइडेंटिटी थेफ्ट और आइडेंटिटी फ्रॉड का जो रिस्क है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर डेटा चोरी हो गया तो। इसलिए देखो स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाना जरूरी है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ना वेरिफिकेशन की और अपील्स की, इस पूरी प्रोसेस को ना फेयर और ओपन रखना होगा ताकि किसी भी कम्युनिटी को ये ना महसूस हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है और NRIC को इस प्रकार से अपडेट किया जा रहा है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा उनको महसूस नहीं होना चाहिए। असम की पूरी प्रोसेस से सीखते हुए ना सिटीजन्स में ना अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि देखो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, और उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ पूरी प्रोसेस को इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन किया जाए कि इनएक्यूरेसी का स्कोप ही ना हो, और बार बार पब्लिक अपील का मौका दिया जाए ताकि अगर कोई गलती से एक्सक्लूड हो गया है तो वो प्रूव कर सके कि मैं इसी देश का नागरिक हूं। और सिटीजन्स को भी देखो हर एक फेस में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का जो मकसद है ना NRIC का, वो देश हित में है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना वो पहले देखो वायलेंट रेवोल्यूशंस में विश्वास करते थे,
बट अब वो देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो यही है, जीवीपी ये जो पार्टी है ना, पहले देखो ये हमारे देश में जैसे नक्सलाइट्स है ना, वैसे ही आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे। बट अब इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, श्रीलंका में सत्ता में आ गई है। और ये सिर्फ श्रीलंका का एग्जाम्पल नहीं है, ये दूसरे देशों में भी हमने देखा, नेपाल में भी हमने देखा, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले देखो हम ये समझते हैं, ये जो लेफ्ट विंग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना, जैसे नक्सलाइट्स हैं, पहले इनका बिलीफ सिस्टम कैसा था। देखो ऐसे ग्रुप्स अब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले। कोई तो देखो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई लेनिन की, कोई माओ की। बट देखो इन सब की सोच में ना कुछ चीजें कॉमन थी। जैसे इनको ये लगता था ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, जैसे अभी यूएस में है, फ्री मार्केट पे फोकस किया जाता है, तो ये सिस्टम है ना, ये ओप्रेसिव है, ये सिस्टम शोषण करता है मजदूरों का। तो इन सब आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले जो लोग थे ना, उनको ये मानना था कि इस ऐसे स्टेट को उखाड़ फेंको जो सिर्फ अमीर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और गरीब लोगों का एक्सप्लोटेशन करते हैं। तो इन आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये बिलीव करते थे एक स्ट्रेटेजी में जिसका नाम है प्रोट्रैक्टेड पीपल वार। क्या नाम था? प्रोट्रैक्टेड पीपल वार। क्या मतलब है इस स्ट्रेटेजी का? इस स्ट्रेटेजी का मतलब देखो ये है, लंबे समय तक चलने वाला आर्म्ड स्ट्रगल। मतलब स्टेट को उखाड़ फेंकने के लिए ना, कैपिटलिस्ट स्टेट को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, और आखिरकार आप कैपिटलिस्ट स्टेट को उखाड़ फेंकोगे। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये देखो आर्म स्ट्रगल को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि इनका ये मानना है बिना वायलेंस के ना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हासिल ही नहीं हो सकता। मार्क्स तो ये भी बोलते थे, खून की बूंद गिरे बिना कोई चेंज नहीं आता, बच्चे का जन्म भी नहीं होता है। बट देखो राइटर ये बोलते हैं अब ना इन ग्रुप्स की स्ट्रेटजी में ना चेंज आने लगा है। अब ये जो ग्रुप्स है ना, वो प्रोटेक्टेड पीपल्स वार को छोड़ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का धीरे धीरे हिस्सा बन रहे हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल दिया जाता है नेपाल का। सबसे पहले एग्जांपल किसका है? नेपाल का। नेपाल में ना माओइस्ट ने 1996 में ना एक सिविल वार शुरू किया था मोनार्की को खत्म करने के लिए, और ताकि नेपाल को ना एक पीपल्स रिपब्लिक बनाया जाए। 10 सालों तक ना इन माओइस्ट ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन देखो 2006 में ना इन माओइस्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड को साइन कर लिया और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। फिर देखो एग्जाम्पल दिया जाता है एल सेल्वाडोर का। एल सेल्वाडोर में ना एक ग्रुप था, ये देखो जो आपको दिख रहा है, ये FMLN। ये ग्रुप देखो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप्स का ना एक गठबंधन था, कोलिशन था। ये ग्रुप 1980s में ना एल सेल्वाडोर में एक सिविल वार लड़ रहा था, लेकिन देखो 1992 में UN ने मीडिएशन करवाया और इन्होंने भी एक पीस अकॉर्ड साइन कर लिया, और ये जो ग्रुप था FMLN, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। इसके बाद इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। इंडिया में देखो एक ग्रुप था CPI माओइस्ट, और एक दूसरा लेफ्ट विंग इंसर्जेंट ग्रुप था CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब देखो हुआ क्या, ये जो ऊपर वाला है ना CPI माओइस्ट, ये अभी भी आर्म्ड इंसर्जेंसी को फॉलो करता है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में इनका सपोर्ट है, हालांकि अभी काफी कम हो रहा है। और ये माओ के प्रोट्रैक्टेड सिविल वार का मॉडल अभी भी अडॉप्ट करे हुए हैं। लेकिन नीचे वाला जो ग्रुप है ना CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, 1980s में ना इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ दिया और ये ग्रुप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ गया। अब ये ग्रुप जो है वो इलेक्शन लड़ता है और एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुका है। इंडिया में इन्होंने अभी तक आर्म्ड स्ट्रगल का रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि देखो इंडिया में ना सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ना काफी ज्यादा डाइवर्स है। तो ना कुछ ग्रुप्स ने छोड़ दिया, लेकिन ये जो ग्रुप है CPI माओइस्ट, ये अभी भी आर्म्ड स्ट्रगल अपनाए हुए हैं, क्योंकि देखो आज भी रूरल और ट्राइबल एरियाज में ना गवर्नेंस की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको मिल जाता है। इसी वजह से ये अपना स्ट्रगल अभी भी चला रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक इनका भी नहीं चल पाएगा।
बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्लासिफाई करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म मतलब जो ये आर्म्ड इंसर्जेंसीज होती है ना, ये देखो लंबे समय तक चलती है और रिसोर्स इंटेंसिव होती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्स लगता है। लेकिन स्टेट से देखो ये मुकाबला कर नहीं पाते क्योंकि स्टेट के पास में रिसोर्सेज की कमी होती नहीं है एज कंपेरिजन टू दीज ग्रुप्स। तो स्टेट की काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स के सामने ना ये सरवाइव नहीं कर पाती। और डेमोक्रेटिक सिस्टम देखो एक पीसफुल और कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। तो इस वजह से धीरे धीरे इन ग्रुप्स को महसूस होता है कि यार इलेक्शन लड़ना ही ज्यादा सही है। फिर दूसरे नंबर पे पब्लिक सेंटीमेंट। देखो वायलेंस की वजह से ना सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती हैं, धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट कम हो जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू ना पब्लिक सपोर्ट जो है वो दोबारा बिल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन है या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो हमेशा ना वायलेंट इंसर्जेंसीज को डिस्करेज करते हैं। तो इस वजह से यूएन पीस अकॉर्ड्स और मीडिएशन के जरिए इंसर्जेंट ग्रुप्स को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने का काम करती हैं, जैसे एल सल्वाडोर में हमने देखा। सबसे लास्ट में है आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज है ना, जैसे मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म या फिर माओइज्म, ये टाइम के साथ में इवोल्व होती हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स देखो बाद में इन्हें फायदा लगने लगता है कि हम मॉडरेट सोशलिज्म को अगर अपनाएंगे तो ज्यादा सही है, स्टेट को उखाड़ फेंकना मुश्किल है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर अपने एजेंडा को, इनका एजेंडा क्या होता है, जैसे वर्कर्स को राइट दिलवाना, ट्राइबल्स को राइट दिलवाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर जो एजेंडा के साथ हम आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे ना, उस एजेंडा को फुलफिल किया जा सकता है। मतलब ट्राइबल्स को उनके हक दिलवाए जा सकते हैं। अब देखो ये चीजें डेमोक्रेसी के लिए तो ठीक है क्योंकि इससे इंक्लूसिविटी आती है, लेजिटिमेसी डेमोक्रेसी की और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन देखो कई बार ना ऐसे ग्रुप्स को फिर जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होते हैं ना तो उनको दिक्कत भी आती है। दिक्कत कैसे आती है? एक तो ना पब्लिक शक करने लगती है, बहुत सारे लोग इनके ऊपर शक करने लगते हैं कि इनका पास्ट जो है वो वायलेंट है और ये फ्यूचर में भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो कई बार सपोर्ट नहीं मिलता इनको जब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते हैं। दूसरा गवर्नेंस चैलेंजेस। अब कई बार जब ये लड़ाई लड़ रहे थे ना, आर्म्ड स्ट्रगल लड़ रहे थे, तो इनके आइडियाज काफी एक्सट्रीम होते थे, बट अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए तो उतने एक्सट्रीम आइडियाज ये जनता के सामने रख नहीं पाते। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार तुमने ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर अपने जो डिमांड्स हैं वो डाइल्यूट कर दी हैं, तुम कॉम्प्रोमाइज हो गए हो। तो ये चैलेंज इनको आते हैं। जैसे नेपाल में माओइस्ट हैं, अब जब ये आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे तब तो देखो इनकी ना डिमांड्स बहुत एक्सट्रीम थी, लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तब फिर वो उतनी एक्सट्रीम डिमांड को कई बार पूरा नहीं कर पाते, तो लोगों को फिर बाद में लोगों ने इनको वोट देना कम कर दिया, लोग निराश हो गए। लास्ट में राइटर देखो कंक्लूजन में ये बोलते हैं, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना, देखो लगने को ये कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस लग सकता है, लेकिन ये प्राग्मेटिक एवोल्यूशन है। वायलेंट ग्रुप्स को धीरे धीरे ना समझ में आ जाता है कि ना वायलेंस के अलावा पावर अचीव करने के ना और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट में देखो जो रूलिंग पार्टी थी ना, रूलिंग पार्टीज का कोलिशन था, वो जीत गया। उन्होंने ना इलेक्शन से ठीक पहले ना एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसमें ना महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो अब इशू ये है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ना इलेक्शन से ठीक पहले इस प्रकार से कैश असिस्टेंस दिया जाता है, तो क्या ये गलत नहीं है? ये तो वोटर्स को ब्राइब देने के समान नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो अब ना इस के पक्ष में भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं और खिलाफ भी दिए जाते हैं, क्यों ये गलत नहीं है और क्यों ये गलत है। सबसे पहली चीज, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, इलेक्शन से पहले ही क्यों ना हो। इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने स्कीम चला दी, लेकिन चलाई तो सही,
3 महीने इलेक्शन से 3 महीने पहले चला दी। बट देखो, यही तो डेमोक्रेसी का फायदा, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप इलेक्शन में जा रहे हो, अब आपकी बारी है, आप जनता के सामने क्या जवाब दोगे, और इस डर से पहले उन्होंने स्कीम चला दी। तो पक्ष में यह आर्ग्यूमेंट है। फिर दूसरा देखो, स्कीम तो अच्छी है, महिलाएं घर में काम करती हैं, अनपेड वर्क करती हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना 1500 रुपए पर मंथ, तो एक प्रकार से जो अनपेड वर्क महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसको एड्रेस करने के समान है। और इससे देखो महिलाओं का एम्पावरमेंट भी होगा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी उनकी, तो डिसीजन मेकिंग में, घर की डिसीजन मेकिंग में उनका से जो है वो इंक्रीज होगा, और महिलाएं उस पैसों का खर्च करेंगी न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, तो आउटकम जो है डायरेक्ट कैश असिस्टेंस की अच्छी आएगी। तो इसलिए ये छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हां इलेक्शन से ठीक पहले चलाई। तो ये तो सारे पक्ष में आर्गुमेंट थे। अब आप विपक्ष में आर्गुमेंट देखिए। सबसे पहला चीज, ये तो साफ साफ वोटर मैनिपुलेशन है। वोटर मैनिपुलेशन किस प्रकार से, 3 महीने पड़े हैं, काम कुछ आपने 5 साल में करवाया नहीं है, अब उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देके इन्फ्लुएंस कर दो। 5 साल में आपकी जो कमियां हैं उन्हें छुपाने की कोशिश है एक प्रकार से, सीधा सीधा। आपको काम दिया गया था, सरकार में आप आए थे, उनके लिए एजुकेशन स्टेटस इंप्रूव करना, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना, आप कुछ नहीं कर सके 5 साल में, तो आपने शॉर्टकट अपनाया। अब इलेक्शन में दोबारा जाना पड़ रहा है, सीधा कैश दे दो और उनको इन्फ्लुएंस कर दो। ये कैश असिस्टेंस तो देखो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना, ये तो डायरेक्ट फेलियर है कि आप अच्छा काम नहीं कर सके इसलिए कैश आपको देना पड़ रहा है। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो कैश देने की जरूरत ही ना पड़ती। दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है राइटर्स के द्वारा, 3 महीने बचे हैं इलेक्शन को, 3 महीने बचे हैं और ख्याल आता है कैसे इलेक्शन जीता जाए, ये स्कीम चला दो। ना तो कोई इवैल्यूएशन हुआ, ना ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा गया, कितना खर्चा आएगा, क्या फायदा होगा, क्या आउटकम होगा, कुछ नहीं सोचा गया, कुछ भी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हाँ बात की बार में देखेंगे, पहले सत्ता में तो आए, तो ये तो देखो देश के लिए अच्छी चीज नहीं है ना। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी स्कीम चला दी जाती है और लॉन्ग टर्म फायदा या नुकसान देखा ही नहीं जाता कि क्या अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हो, कितना खर्चा आएगा सरकार को, फिजिकल सिचुएशन कैसे होगी। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी करती हैं। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, उनके पास पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए। हिमाचल प्रदेश में तो मंत्रियों को पैसा देने के लिए नहीं है। बीजेपी बोलती है कि हाँ हम फ्रीबीज नहीं देंगे, बीजेपी खुद मध्य प्रदेश में फ्रीबीज दे रही है, इन्होंने महाराष्ट्र में फ्रीबीज दी हैं। तो मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी हैं। इसके बाद देखो एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार जनता को पैसा दे दो, वो अपने आप एजुकेशन ले लेगी ना, वो अपने आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लेगी। देखो जनता नहीं कर पाती है। बहुत बार ऐसी चीजें हम देखते हैं कि 1500 रुपये मिले लेकिन पैसे छीन लिए पति ने और उसकी शराब पी ली गई। तो मिसयूज होता है इन चीजों का। यह बात सच है, डायरेक्ट कैश असिस्टेंस से लीकेजेस वगैरह कम होती है, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जाता है। बट देखो उतना भी डायरेक्ट पैसा नहीं जाता है। रूरल इलाकों में ना बैंकिंग कनेक्टिविटी अभी भी कम है। अभी भी वो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होते हैं ना, वो घर घर जाके कई बार रूरल इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक लेयर है ना, ये भी एक लेयर है, यहां पे भी करप्शन होता है। और देखो राइटर ये बोलते हैं जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं। अब मनरेगा जैसी स्कीम का फायदा क्या होता है, ये ना सेल्फ टारगेटिंग स्कीम है। जिसको काम करना है वही फायदा उठाएगा इस स्कीम का और दूसरे लोग नहीं उठाएंगे। तो मतलब बेनिफिशरीज की पहचान भी अच्छे से हो गई कि किसको किसको इस स्कीम का लाभ उठाना है, किसको जरूरत है किसको नहीं है। जिसको जरूरत है वो मनरेगा का काम फायदा उठाएगा, जिनको नहीं जरूरत है वो नहीं उठाएगा। टारगेटिंग हो गई, मतलब बेनिफिशरीज की पहचान हो गई अपने आप मनरेगा में। और दूसरा देखो ये भी होगा ना, मनरेगा में मजदूर काम करता है ना, तो इससे उनकी डिग्निटी भी प्रोटेक्ट होती है कि भाई मैंने काम किया है तो पैसे मिले हैं, मुझे फ्री के नहीं मिले हैं। लेकिन डायरेक्ट कैश असिस्टेंस जब दिया जाता है ना, तो ये डिग्निटी वाली चीज भी नहीं होती कि हाँ भाई पैसा मिल गया है हमें। तो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो काम करने की जो आदत है ना, वो भी कई बार खराब हो जाती है कि पैसा दे तो रही है सरकार। तो इसलिए लास्ट में ना आर्टिकल ये बोलते हैं कि देखो आपको ये स्कीम चलानी भी है ना, तो यार थोड़ा तो आप सोच समझ के चलाओ। मतलब एक विजन के साथ आप स्कीम चलाओ कि हाँ भाई
महिलाओं को अगर डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया जा रहा है तो हम इस सोच के साथ दे रहे हैं, मतलब महिलाओं का हमें इंपावरमेंट करना है, हम स्पेशली उसके लिए उनको दे रहे हैं कि वो घर में जो काम करती हैं वो अनपेड रह जाता है, तो इससे समाज में भी चेंज आएगा। और कैसे बाकी जो स्कीम सरकार चलाती है, जैसे आयुष्मान भारत है, एजुकेशन के लिए अलग से स्कीम चला रही है, क्योंकि देखो एक चीज ये भी है, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं सरकार ये डायरेक्ट कैश असिस्टेंस देती है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरी स्कीम्स के लिए जैसे एजुकेशन के लिए और हेल्थ की स्कीम्स के लिए फिर पैसा ना कम हो जाता है, फिर सरकार कम पैसा एलोकेट करती है क्योंकि सारा पैसा तो कैश असिस्टेंस में यूज हो जाता है। तो सरकार एक रणनीति के साथ कैश असिस्टेंस दे, अगर देना भी है तो क्या आपकी सोच क्या है, क्या आप एजुकेशन की स्कीम्स के लिए पैसा खर्च करके डायरेक्टली उनको देना चाहते हो ताकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, विजन क्या है? यहां पे ना जब सरकार ऐसा करती है तो कोई विजन नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि बस 5 साल में इलेक्शन जीतना है, बाकी जनता जाए भाड़ में। विजन वुजन जनता को समझ में नहीं आता, उनको यही समझ में आता है कि पैसा किसने दिया है। लेकिन देखो जनता को भी ये समझना चाहिए, ये जो शॉर्ट टर्म फायदा है ना कि आप देख रहे हो कि इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो बाद में देखो वही लोग आपकी वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। हर बार ऐसा ही चलता रहेगा, बस पैसे डाल दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जो देश में आने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए, वो नहीं होगा, फिर लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देख लेते हैं जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए। हमने देखो एनआरआईसी वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि सेंसस के साथ में एनपीआर अलग से एक प्रोसेस होगी अगले साल, और वो एक शुरुआत है, मकसद है सिटीजनशिप रजिस्ट्री तैयार करनी है। इसका आइडिया तो देखो आज़ादी के बाद आया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर कारगिल वार हुआ तो जिसमें घुसपैठिए आ गए थे, तो फिर तब ये महसूस हुआ कि नहीं, ये रजिस्ट्री तो बनानी है। और फ़ायदे देखो बहुत होंगे, ये एनआरआईसी बनेगा, मतलब एनपीआर का अगला जो स्टेज है, फाइनल स्टेज, वो एनआरआईसी है। पूरे देश के सिटीजन्स का डेटाबेस एक ही जगह, इससे आइडेंटिटी फ्रॉड रुकेगा, पहचान होगी, कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है, और वो सारे फायदे होंगे। ये देखो आधार से अलग है, आधार तो सिर्फ 12 अंकों का है, वो रेजिडेंट्स की पहचान करता है, लेकिन ये सिटीजन्स की पहचान करेगा, तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर हमने ये आर्म्ड इंसर्जेंसीज वाला जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा कि अलग अलग देशों में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले ग्रुप्स हैं ना, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे नेपाल में बन गए माओइस्ट, एल सल्वाडोर में बन गए, और श्रीलंका में तो ये सत्ता में भी आ गए। इंडिया में सीपीआई माओइस्ट, इनकी इंसर्जेंसी अभी भी जारी है। सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इन्होंने देखो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। और क्यों ये आ रहे हैं? क्योंकि देखो रियलिज्म है, इनको समझ में आ गया कि यार लंबे समय तक लड़ाई लड़ना रिसोर्स इंटेंसिव है, हम स्टेट से जीत नहीं सकते। पब्लिक सेंटीमेंट भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे सिविलियंस कैजुअलिटीज़ के कारण। इंटरनेशनल प्रेशर आता है, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं कि डेमोक्रेसी में हिस्सा लो। और फिर देखो सबसे लास्ट में ये भी है ना, उनको लगता है कि यार अपने एजेंडा को पुश किया जा सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन के। डेमोक्रेसी को फायदा होता है इससे, उनकी लेजिटिमेसी मजबूत होती है और स्पोर्ट बेस इंक्रीज होता है, क्योंकि उनके सपोर्टर भी डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं, तो वोटर परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस आती है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मतलब जब देखो ऐसे ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं ना, तो क्रेडिबिलिटी इनकी कम हो जाती है, लोग इनको शक की निगाह से देखते हैं। पहले इनकी डिमांड्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में आके ये अपनी इंटेंस डिमांड नहीं रख पाते, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।